हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान का, अर्थात कह लीजिए जनरल स्टडीज़ का वीडियो नंबर 4। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो जो है साइंस का लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैंने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के एमसीक्यू का वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो इससे पहले 1 2 3 वीडियो जो साइंस के अवेलेबल है उसे आप देख लें एक बार। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा कि ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम हो या फिर सीजी व्यापम का कोई सा एग्ज़ाम हो, सीजीपीएससी का हो, इवन एसएससी, रेलवे और पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम 5 वीडियो जो है हम फिजिक्स का देखेंगे, 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा और लास्ट में 5 क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। तो चलिए आप ये काम करिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद भी एक बार आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आप मैच करना कि आपका कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी चालक के प्रतिरोध के बारे में क्या असत्य है। ठीक है, आप सभी को शायद पता ही होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और आर से इसको डिनोट करते हैं। और क्लास 10 का अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, जब भी कोई चालक के अंदर, कोई कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट ही फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो करंट होगा हमारा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट के फ्लो के, या फिर बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के जो प्रवाह होता है उसको रोकने का काम करता है, उसमें प्रतिरोध बैरियर की तरह काम करता है। वही फैक्टर को ही हम प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं, आप मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि चालक के प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस के बारे में असत्य कथन को पहचानना है। क्या क्या, देखिए पहला है किसी चालक का प्रतिरोध गर्म करने से, मतलब किसी चालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा, चालक के लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तीसरा, इसका मान विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। किसका प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। चौथा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है, ये प्रतिरोध के बारे में पूछा है कि कब बढ़ेगा, कब घटेगा, क्या होता है। ये चारों में से आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इन सब का इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है, ये गलत होगा। अब इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या होता है, जैसे कोई अगर ये चालक है, ठीक है, एक कंडक्टर है, किसी भी मेटल का मान सकते हैं, चाहे आप एल्यूमिनियम, कॉपर, चलिए मैं कॉपर मान लेता हूँ। ठीक है, तांबा का एक चालक है। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा। ठीक है, हर एक जितने भी इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, जितने भी चालक होते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इस कॉपर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि जितना भी करंट अगर इधर से जा रहा है, सारे करंट तो इधर से निकल नहीं पाता, कुछ जो है वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ताप के रूप में, ये सारा चीज़ तो आगे की बात है। ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो एक ही क्वेश्चन के लिए मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, तो उतना ज़्यादा डीप नहीं जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध के कारण ही पूरे करंट जो है फ्लो नहीं हो पाता, कुछ रुक पाता है। ठीक है, देखिए मान लेते इसका कुछ प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। जब मान लो इसको अगर गर्म करोगे, इस चालक को जब गर्म करोगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है। अभी मान लो ये इतना लंबा है, लेकिन जब इसको पिघला के मान लो और लंबा कर देते हैं इसी चालक को, ठीक है, तो जब इस सेम ही चालक है, बस खींच के लंबा कर दिए, तब भी इसका प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, गर्म करने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने पर भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तीसरा है कि इसका मान विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसका मान मतलब किसका, प्रतिरोध का मान। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ओम का नियम जो होता है, ओम्स लॉ होता है, वहां पे समझाता है। जो जॉर्ज साइमन ओम है, उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक के अंदर, ठीक है, जब किसी चालक का विभवांतर को बढ़ाया जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, तो उसमें करंट भी बढ़ेगा। अर्थात किसी भी चालक के सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होता है
उसमें बहने वाला विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही बोलता है। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो एक नियतांक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर लिख दिए और ये हो जाएगा आई, और यही आर जो है हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। जब इस आर का मान निकालेंगे तो ये आई नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा V बट्टा आई। तो अगर ये देखेंगे तो विभवांतर और धारा इन दोनों के बीच जो अनुपात है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, मतलब ये तीसरा कथन भी हमारा सही हो जाता है। अब जो बच गया चौथा, ये कथन हमारा असत्य था, ये गलत हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे ये चालक है, ठीक है, ये चालक पे जो गोलाई दिख रहा है ना, इसी को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं ना, तब इसका जो प्रतिरोध होता है कम हो जाता है। ठीक है, और जब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आप कम कर दोगे, जब इसको कम करोगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, और लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है। लेकिन जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को मान लेते हैं ए, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मोटाई जो है कम होगा तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, मोटाई अधिक हो जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, और यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। क्या है कि एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जैसे कि घरेलू जब हम देखते हैं कि जब बिजली का बिल वगैरह आता है तो वहाँ पे बिजली बिल का कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न भी आता है। तो हमारा जो बिल आता है हम ये देखते हैं कि कितना यूनिट जो है बिजली का इस महीने यूज़ हुआ, तो ये वही यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो घर में जो बिजली का व्यय होता है उसका जो मूल्य होता है वो विद्युत ऊर्जा के आधार पर डिसाइड होता है, ना कि विद्युत शक्ति, ना कि पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा पर डिपेंड करता है जो भी मूल्य आता है। अब देखिए, अब बात आता है कि एक यूनिट किसको कहते हैं। तो एक यूनिट जो होता है वो 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा को ही हम एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इसी में जो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ये इतना सी जो ऑप्शन है हमारा सही है। कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे 1 किलोवाट आवर जो है, जब भी आपके यहाँ जो बिजली का खपत 1 किलोवाट आवर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब 1 किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा, 1000 वाट, और आवर को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। मतलब इसको अगर इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3, 6 और 5 जीरो ये हो जाएगा, और ये वाट और सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं। ठीक है, वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं, और जूल क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है। अब इन सबको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मिलेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये वाट सेकंड की जगह हम जूल लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 15 ओम, 20 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब समझिएगा, पीछे मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने देखा कि V/I हो गया। ठीक है, V मतलब विभवांतर होता है, विभवांतर का जो इकाई होता है मात्रक वोल्ट होता है, और जो करंट होता है धारा उसका होता है एम्पियर। ठीक है, मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है कहते हैं ओम होता है। ये ओमेगा का साइन जो होता है इसका मात्रक होता है। इतना चीज़, बेसिक चीज़ था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को 2 क्रम में हम अरेंज करते हैं। एक समांतर क्रम में अरेंज किया जा सकता है और दूसरा श्रेणी क्रम में अरेंज किया जाता है, 2 तरीके से। अब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और जब
श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है, पहले मैं जोड़ के बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस मान लो R1 हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया R3। ये तीनों रेजिस्टेंस को जब इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे, एक का दूसरे सिरे को दूसरे के पहले सिरे से इस प्रकार अरेंज करेंगे, तो हम इसको श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, मान लो तुल्य प्रतिरोध R डैश बोलता हूं, तो इस श्रेणी क्रम में निकालने के लिए इन सभी प्रतिरोधों को अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जब आप उसको समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमको जोड़ना होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या होगा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए इसमें जब करंट फ्लो होगा, ठीक है, मान लो I करंट बह रहा है, तो इसमें देखिए सब में समान करंट ही फ्लो होगा। ठीक है, और जब एक भी रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाता है, एग्जांपल के लिए मान लो 1 2 3 तीन बल्ब लगा हुआ, तीनों बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मान लो ये वाला बल्ब खराब हो जाता है। जब ये बल्ब खराब हो जाएगा तो आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हो जाता है। और मान लो समांतर क्रम में जब यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग करंट या फिर तीनों अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यहाँ पे मान लो I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I3 होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो देखिएगा, 1/R डैश, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में, और ये होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब समांतर क्रम में हमारे घर में, ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन यहीं पे करूंगा। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूला से हमको निकालना है, तो आपको समांतर क्रम में बोला ना, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को आप डायरेक्ट एडिशन कर देंगे तो मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना है, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 30। अगर आप जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 15 कितना, 65 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, अगर इन तीनों रजिस्टर्स को, इन तीनों प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब मान लो यही तीनों जो रजिस्टर हैं उसको समांतर क्रम में, इस क्रम में जोड़ा जाएगा। मान लो ये हो जाएगा 15 का, ये 20 का और ये 30 का, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा। कमेंट करके बताएंगे इस फॉर्मूला का यूज करके कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सब लोग कमेंट करेंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न है, इसी से संबंधित है कि घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूल्यतः होता है। मतलब कहने का ये है कि जो घर में जो तार होता है, जो मतलब रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है, घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, किस क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में, या फिर कमरों में श्रेणी और अन्यत्र मतलब अन्य जगहों पर समांतर क्रम में। देखिए जो घर के अंदर तारों को जोड़ा जाता है, मुख्यतः या फिर मूलतः समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, उसका रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये 3 अलग अलग समांतर क्रम में जोड़ने से ये फायदा होगा कि जैसे यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये तीनों में अलग अलग फ्लो हो रहा है, या जो भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और सबको समांतर क्रम में वोल्टेज भी सभी को बराबर मिलता है, जबकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज भी सबको कम कम अलग अलग मिलता है। ये डिपेंड करता है। तो जब यहाँ से हमने देखा था कि श्रेणी क्रम में जब एक कोई प्रतिरोध खराब हो जाएगा, एक कोई अप्लायंस खराब हो जाएगा कोई, तो आगे तो हमारा करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगा। इसीलिए घर में हमको समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होती है कि अगर ये 3 में से कोई एक, अगर मान लो ये खराब हो जाता है, तो बाकी ये दोनों में करंट जो है फ्लो होगा और हमारा जो काम करते रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, एक फ्रीज लगा हुआ है, एक टीवी लगा हुआ है। अब मान लो टीवी वाला जो ये वाला सर्किट है ये खराब हो गया, ठीक है, इधर से करंट नहीं जा रहा, मतलब हमारा जो ये फ्रीज हो गया और बल्ब तो जलेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे घरों में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका जो है आप समांतर क्रम वाला सॉल्यूशन आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा कि परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किससे प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। देखिए जो परमाणु भट्टी होता है, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ठीक है।
क्योंकि परमाणु भट्टी से जब यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, मतलब विखंडन, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है और भरपूर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उस ऊर्जा का उपयोग बॉयलर को गर्म करके जो पानी होता है उस पर भाप बनाते हैं और भाप से टरबाइन को घुमा के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब जो रिएक्टर होता है उसमें कई तरह की चीज़ होते हैं, मंदक होता है, नियंत्रक होता है, ये सारा चीज़ होता है। तो जो मंदक होता है, ठीक है, मंदक के रूप में जिसको हम मॉडरेटर भी कहते हैं, क्या प्रयोग किया जाता है? जल का, बोरॉन का, ग्रेफाइट का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मंदक के रूप में या फिर मॉडरेटर के रूप में, इंग्लिश में भी लिखिए, कई बार से आपको पूछ देता है, मॉडरेटर से ही पूछ देगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या क्या? तो ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं। कई बार से जो भारी जल होता है, ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। D2O जो है भारी जल का फॉर्मूला है। कई बार से बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड, इन तीनों का मतलब भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर अर्थात मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये इसलिए किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की गतियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है, इन तीनों को। वहीं से अगर आपसे पूछ दे कि प्रशीतक या कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? कूलेंट को कहते हैं क्या? प्रशीतक। ठीक है, ठंडा करने के लिए। तो प्रशीतक के रूप में जल अर्थात पानी और CO2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रशीतक अर्थात कूलेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज बताया था कि नियंत्रक के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो ये जो हमारा बोरॉन है, ठीक है, ये बोरॉन, और एक चीज और याद रखिएगा, कैडमियम। बोरॉन को B होता है सिंबल, बोरॉन और कैडमियम का यूज किया जाता है नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सब डाटा को आप नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न क्रमांक 6। देखिए 5 प्रश्न हमने देख लिया, ये सभी के सभी पांचों प्रश्न फिजिक्स अर्थात भौतिकी के थे। ठीक है, 6वां से लेकर 10वां तक हमारा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6वां प्रश्न है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ का बना होता है? आपने देखा होगा कि जब वोट देने जाएंगे तो आपका जो नाखून होता है उसमें इंक लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि दोबारा ये छूटे नहीं, तो दोबारा आप प्रॉक्सी वोटिंग ना कर सकते हैं, गलत वोटिंग ना करें। ठीक है, तो वो किसका बना होता है? वो जो स्याही होता है जो नाखून को रंग देते हैं, किसका बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला भी मैं लिखते जाता हूँ, काम आएगा, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला AgI। तीसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, और आयरन पायराइड FeS। ठीक है, ये सबका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो मतदान के समय जो अमीट स्याही यूज होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है आप सभी का? देखिए एक चीज, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में कुछ और जानना होगा तो इसको लूनर कॉस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कॉस्टिक। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में रखते ही सिल्वर नाइट्रेट जो है अपघटित हो जाता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट को हमेशा रंगीन कलर के बोतल में रखते हैं, इसीलिए इसको लूनर कॉस्टिक कहा जाता है। ठीक है, जो सिल्वर आयोडाइड है, B वाला, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रूप से बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज ना फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। वहीं जो FeS है, आयरन पायराइड जिसको कहते हैं, इसको झूठा सोना कहते हैं। ठीक है, फेक गोल्ड कहते हैं, इसको कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न आज का हम देख लेते हैं। 7वां जो प्रश्न पूछने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अम्लराज मिश्रण होता है H2SO4 HCl, HNO3 HCl, NaOH H2SO4 H2CO3 एंड HNO3, किसका मिश्रण जो है अम्लराज होता है? देखिए जो अम्लराज होता है इसको एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया, अम्लराज। देखिए अम्लराज और अम्लों का राजा, ये दोनों अलग अलग चीज है भाई, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, अम्लराज
और अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा जो है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया अम्लराज, जिसको हम एक्वारेजिया इंग्लिश में कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ गोल्ड जो होता है, गोल्ड AU होता है सिंबल, और प्लेटिनम PT होता है। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे धातु होते हैं जो किसी कोई आसानी से किसी भी अम्ल में या एसिड में घुलते नहीं, डिजॉल्व नहीं होते। तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया होता है। ठीक है, मतलब गोल्ड और प्लेटिनम जो है एक्वारेजिया में घुलते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। इस चीज को तो आपको याद रखना है। अब आता है कि अम्लराज या एक्वारेजिया होता क्या है। तो अम्लराज और एक्वारेजिया जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका? HCl और HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3 और 1 का अनुपात होता है। इसी अनुपात में अगर ये दोनों अम्ल हैं तभी वो एक्वारेजिया बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो 400 ml हमारे पास एक्वारेजिया है, तो इस 400 में आपको 300 ml जो है HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 100 ml जो है आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलेगा। अगर इस रेशियो में है तभी वो एक्वारेजिया है, अपना काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है यूरेनियम का समस्थानिक नहीं है। ठीक है, यूरेनियम का समस्थानिक नहीं है। यूरेनियम के बारे में आपने नाम सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में तो इसका यूज होता ही है, परमाणु बम वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं यूरेनियम का सिंबल U होता है। ठीक है, यू मतलब यूरेनियम। इसका जो अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये 92 होता है। कितना होता है? 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है यूरेनियम। जो यूरेनियम होता है इसका जो अयस्क होता है जिससे निकाला जाता है वो होता है पिच ब्लेंड। क्या होता है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से ही यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है। पिच ब्लेंड का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो U2O होता है। यूरेनियम ऑक्साइड को, सॉरी U2O नहीं, UO2। ठीक है, UO2 ये पिच ब्लेंड होता है, इसका फॉर्मूला यूरेनियम ऑक्साइड, इसी से यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो यूरेनियम होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप मतलब क्या होता है? समस्थानिक। देखिए आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक तो एक ही होते हैं लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम के कितने? 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239 नहीं है। ठीक है, ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ये तीनों जो है ABC यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूरेनियम का देखिए मैंने क्या बताया, परमाणु संख्या 92 और ये 234, ये परमाणु द्रव्यमान हो गया और ये परमाणु क्रमांक हो गया। दूसरा देखेंगे तो 92 यूरेनियम 235, ये दूसरा हो गया, और तीसरा 92 यूरेनियम 238। ठीक है, ये तीनों यूरेनियम के समस्थानिक हो गए। ठीक है, देखिए भारत में यूरेनियम की सबसे पहली खान जो है झारखंड के सिंहभूम जिले में जो जादूगोड़ा नामक स्थान है वहीं पे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था 1967 के अंदर, 1967 में। ठीक है, सबसे पहली खान। एक चीज अगर पूछ दिया जाता है एग्जाम में, जो थोरियम होता है, ठीक है, थोरियम का सिंबल TH होता है, परमाणु क्रमांक 90 होता है। ठीक है, इस थोरियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो एक याद रखिएगा, मोनोजाइट। मोनोजाइट एक अयस्क है जिससे थोरियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो हमने 8 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा, एक्सप्लेनेशन देखा। चलिए अब 9वां देख लेते हैं। 9वां प्रश्न भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले मुख्य गैसों में शामिल नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर। देखिए ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ये हमको क्या होता है, जनरली सूर्य के प्रकाश से जो आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए ओजोन होता है। ओजोन लेयर होता है जो इन सबसे हम सबको, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है उससे हम सबको बचाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे वातावरण में गैसें होती हैं जिससे ओजोन परत को नुकसान हो जाता है और जो ओजोन परत होता है उसमें छिद्र हो जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो उत्तरी ध्रुव पर ओजोन लेयर में बहुत अधिक छिद्र हो गया था, हालांकि धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। तो कौन सा गैस जो है मुख्य रूप से शामिल नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC,
फ्लोरीन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से कौन सा जो है मुख्य रूप से ओजोन को हानि पहुंचाने वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीधे रूप से ओजोन को या फिर प्रत्यक्ष रूप से ओजोन लेयर को या फिर ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए ये होगा। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जितने भी हैलोजन गैसेज हैं, हैलोजन में 3 आता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन मतलब CH4, ये मीथेन हो गया। ये सभी के सभी गैसेज जो हैं ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक अगर पूछे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है ये सबसे ज़्यादा करता है। ये जो है हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। AC वगैरह जो होते हैं ना उन सब में ये सब का यूज़ किया जाता है, बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एक अणु होता है, ठीक है, CFC का जो एक अणु होता है ओजोन का, ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है या फिर ओजोन का कह लीजिए लाखों अणुओं का विघटन कर देता है, ठीक है, और वहाँ पे छिद्र होने लगता है। तो ये सब याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, ठीक है। वैश्विक तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके कारण विश्व का तापमान बढ़ते जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सर्वाधिक होता है, ठीक है। 10वां प्रश्न आज का 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस नहीं है पूछा है, ठीक है। अक्रिय गैस तो आप जानते ही होंगे, इसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी इसको कहा जाता है, या फिर आप कह लीजिए इनएक्टिव गैसेस कह लीजिए, ठीक है। अक्रिय गैसेस हो गया, उत्कृष्ट गैसेस हो गए, निष्क्रिय गैसेस हो गए, ये सब कहलाते हैं। तो आप जब आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो 18th नंबर का जो कॉलम है, जो वर्ग है, जिसको हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी गैसेस होते हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैसेस कहते हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है आपको बताना है, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है ये 18th वर्ग में या फिर शून्य समूह में आता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये सब के सब अक्रिय गैस हैं। साथ ही साथ आप और देखेंगे तो ऑर्गन भी एक अक्रिय गैस है। फिर जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी के सभी 3 और 3 6, ये सभी के सभी क्या है, अक्रिय गैसेस होते हैं। इसमें जो रेडॉन है ना, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। इन सभी को दुर्लभ गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत लेट से इन सबको खोजा गया था, इसलिए इन सबको दुर्लभ गैसेस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा केमिस्ट्री का भी 10 प्रश्न हो गया। इस प्रकार हमने 5 भौतिकी का और 5 रसायन का प्रश्न देखा, 10 प्रश्न। अब आगे का जो हम 5 प्रश्न देखेंगे वो आपको मिलेगा किसका, जीव विज्ञान, बायोलॉजी का मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। 11वां प्रश्न है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, किसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय, या इसी को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये सेल का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। राइबोसोम को तो आप जानते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और जो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब याद रखिए, कई बार से आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन सब का नाम लिखवा दिया है और इसको क्या कहा जाता है वो बता दिया, ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 टर्म आप याद रखिएगा, उपचयन, उपचयन को कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ये ज़्यादा क्लियर होगा। और एक होता है टर्म अपचयन, ठीक है, अपचयन को हम कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके लिए वीडियो भी एक हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक्चुअली जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने की प्रक्रिया है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है एक रासायनिक उपचयन अपचयन प्रक्रिया है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, रासायनिक उपचयन, शॉर्ट में लिखता हूँ रासायनिक उपचयन
अपचयन प्रक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट में। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन हो गया और OX से ऑक्सीडेशन, दोनों प्रक्रिया होता है। जैसे अगर मैं उसका समीकरण लिखूं, किसका, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है क्या होता है देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O, इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और नीचे होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों का अभिक्रिया होता है और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, फिर ऑक्सीजन भी बनता है और साथ ही साथ पानी भी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान होता है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, जो जल का प्रयोग किया गया, इस जल के अणुओं का ही ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो जल के अणु है H2O, उसका क्या हुआ, उपचयन, ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, रिडक्शन या उपचयन हुआ। ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो जल का अणु है H2O, इसका उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के पश्चात क्या बनता है, जल के अणुओं के ऑक्सीडेशन से ही, या फिर कह लीजिए कि ऑक्सीडेशन को हम क्या करें, उपचयन। ठीक है, तो जल के अणुओं के उपचयन से ऑक्सीजन बनता है। जो बोल रहा हूं उसको शब्द से आप लिख लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का अपचयन अर्थात रिडक्शन से ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस चीज को आप एज इट इज नोट करके लिख लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्लोरीन मत मार दीजिएगा, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, चलो 13वां प्रश्न आज का। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मछली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार से। यहाँ पे देखिए तारा मीन मतलब स्टार फिश, टॉर्पीडो जिसको हम विद्युत मीन या इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, रजत फिश यानी सिल्वर फिश, जेली फिश या फिर जेली फिश, इसमें से कौन सा मछली है पूछा है। ठीक है, कौन सा मछली है ये चारों में। चारों में 3 ऐसे हैं जो मछली नहीं है। तो स्टार फिश, सिल्वर फिश और जेली फिश, ये तीनों के तीनों क्या है, मछली नहीं है। लेकिन जो टॉर्पीडो है जिसको हम विद्युत मीन या इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, ये मछली है। और क्या क्या मछली होता है तो आपने सुना होगा, एक रोहू सुना होगा, ठीक है, एक कतला सुना होगा, ठीक है, एक आपने मांगुर सुना होगा। ठीक है, मांगुर को कैटफिश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैटफिश कहा जाता है। तो ये सब के सब मछली हैं, लेकिन जो तारा मीन, रजत फिश, जेलीफिश, ये सब मछली नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है कि इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है कि इंसुलिन का श्रावण या फिर सेक्रेशन कहाँ से होता है, आपको बताना है। तो अग्नाशय जो होता है पैनक्रियास से होता है इंसुलिन का अतिश्रावण। ठीक है, मतलब इंसुलिन का सेक्रेशन श्रावण होता है। लेकिन जब आप सभी को पता है कि इंसुलिन का क्या काम होता है, जब हमारे बॉडी में जो शुगर होता है वो शुगर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जनरली इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब कभी भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसुलिन होता है वो शुगर का या फिर ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन मान लो इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, या फिर कई बार से इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक हो गया तो ये इस पे जो 2 तरह का रोग हो जाता है। तो जब कभी भी हमारे शरीर में इंसुलिन का मात्रा अधिक हो जाएगा, अतिश्रावण होने लगेगा, ठीक है, तब कौन सा रोग होगा, तो इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्या, इंसुलिन जब अधिक मात्रा में रिलीज होने लगेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके अंदर इसको ना इंसुलिन आघात या इंसुलिन शॉक भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति को बहुत अधिक थकावन लगता है, उसके शरीर में ऐंठन होने लगता है। देखने कई बार से जब उपवास करेंगे या फिर शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उनको उस समय बेहोशी टाइप से लगता है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ही होता है। ठीक है, जब इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो उनके मनुष्य के शरीर में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो मधुमेह या फिर डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज चिनिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज कब होगा, जब इंसुलिन की मात्रा कम होगा। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर
डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है? देखिए, हमको पता है कि जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जठर ग्रंथियां हैं जिससे जठर रस निकलता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रिलीज होता है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होने लगता है तो हमारे शरीर के जो आंत होता है ना, जो स्टमक होता है, स्टमक की जो दीवार होते हैं उसमें क्षय होना शुरू हो जाता है और उसी को हम अल्सर कहते हैं या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये कई बार से किस लिए होता है? जैसे अनियमित रूप से अगर आप भोजन कर रहे हैं या फिर परेशानी हो रहा है, आपको चिंता बहुत अधिक कर रहे हैं, तब आपको पेप्टिक अल्सर टाइप का हो सकता है। तो HCl की मात्रा बढ़ जाने से अल्सर होने लगता है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? ये सब आप सुने होंगे। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है कि जो बड़ी आंत है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें सबसे पिछले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है, हालांकि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है, उसका कोई अभी यूज नहीं है। ठीक है, अवशेषी अंग है। तो जब इसका जो साइज है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक अवशेषी अंग है, इसका साइज जब बढ़ जाता है तो पेट के नीचे क्या होता है? एक दर्द, एक पेन होने लगता है। ठीक है, इसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो बाद में ऑपरेशन करके जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ना, इसको काट के हटा देते हैं। अब इसको हटाने से जो शरीर में पाचन वाचन पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि एक अवशेषी अंग है, इसका यूज कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं तो ये बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये अपेंडिसाइटिस वही होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम आज का 15वां और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र क्या होता है? देखिए, ये सभी के सब जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारा माइंड जो है, या फिर कह लीजिए कि ह्यूमन ब्रेन है, उसके ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन ही क्या करता है? ये सारा चीज़ को देखता है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो किसी मैं अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। जैसे थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब ह्यूमन ब्रेन के ही पार्ट्स हैं। तो इसमें से कौन सा जो चारों में से कौन सा है जहाँ पे ये सारा चीज़ जो है कंट्रोल होता है, केंद्र होता है उसका, बताना है आपको। ठीक है, तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, साथ ही साथ कर लीजिए कि रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, पसीना, गुस्सा आना, खुशी होना इत्यादि, इन सब का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में। जो थैलेमस है, इसमें दर्द हो गया, ठंडा, गरम, इन सब का जो पहचान होता है किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस का मैंने बता दिया। जो सेरिब्रम होता है ये हमारे बुद्धिमत्ता, ठीक है, हमारे विजडम को ये कंट्रोल करता है, चेतना शक्ति, ठीक है, विजडम हो गया मतलब बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सारे चीज़ों का केंद्र कौन होता है? तो ये सेरिब्रम होता है। और सेरिबेलम जो होता है ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। तो ये सभी के सभी मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में एक डीप वीडियो अगर मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव वीडियो, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी बस ये सबको आप याद रखिए, जो भी मैंने बताया यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमने 15 प्रश्नों का देखा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका था। कैसा लगा ये सेशन आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अपने तैयारी को आप कंटिन्यू बनाए रखें, छोड़े नहीं। अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है चुनाव की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं छोड़ें। आप अपना पढ़ाई को बनाए रखें। ठीक है, मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब भी कर ले अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारे तरह के डाउट्स को क्लियर करते हैं हम सब मिलके। ठीक है, PDF वगैरह वीडियो का आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर भी दे दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।